पाकिस्तान में कोरोना केसेस में 3 हफ्तों में 36,000 नए मरीजों का इजाफा हुआ है। अमवात की तादाद भी बढ़ रही है। अस्पतालों में जगह तकरीबन खत्म होती जा रही है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि दोबारा लॉकडाउन करना है या नहीं करना। अगर होना है तो कारोबार कैसे चलेगा, अगर नहीं होता तो अस्पताल कैसे चलेंगे। मईशत का हाल बद से बदतर होता जा रहा है। यहाँ तक कि अब तो हुकूमती वजीरों ने भी मईशत की बहाली के दिलासे देने बंद कर दिए हैं। मुल्क भर में टिड्डी दल के हमलों से इस साल ज़रई पैदावार को सख्त खतरा है। किसान बेयारो मददगार अपनी फसलें तबाह होते देख रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे FAO के मुताबिक इस मरतबा पाकिस्तान को ज़राअत के शोबे में मजमूई तौर पर 800 अरब से ज़ायद का नुकसान हो सकता है। ऊपर से PIA के सानेह ने पूरे मुल्क को सदमे में जकड़ा हुआ है। तहकीकात पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ब्लेम गेम सियासत पर सारा फोकस है, मगर लवाहिकीन को पूछने वाला शायद कोई नहीं। ऐसे में अपोजिशन सवाल पूछ रही है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इस अरसे में कहाँ रहे हैं। सोशल मीडिया कह रहा है कि इस मौके पर उनको आवाम के साथ होना चाहिए था, फ्रंट लाइन पर आकर फैसला साजी का अमल तेज़ करना चाहिए था। PIA के हादसे का शिकार होने वालों की बाज़ पुरस करनी चाहिए थी, कम से कम पूछना चाहिए था कि वो किस कर्ब में मुब्तला है। क्योंकि माजी में जब मुल्क के किसी ऐसे हादसे का शिकार होता था तो जनाब इमरान खान साहब उस वक्त के हुक्मरानों से इसी बात का शिकवा किया करते थे, और आज खुद शायद मिसिंग इन एक्शन है। वज़ीर-ए-आज़म मिसिंग इन एक्शन है या नहीं, इस पर बात होगी। मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद है शंदाना गुलजार खान साहिबा, MNA है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, नाज बलोच साहिबा MNA है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, और जनाब सलीम बुखारी साहब मुल्क के मुमताज़ सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, आप उनको बखूबी जानते हैं। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब आपका भी। हुकूमत के पास आएंगे, यकीनी तौर पर हुकूमत से ही सवाल पूछना बनता है, लेकिन एक केस बिल्ड होना चाहिए ना, जो कि हुकूमत के खिलाफ इस वक्त अपोजिशन कर रही है। पीपल्स पार्टी वफाक के अंदर अपोजिशन में है। चाहे कोरोना वायरस के हवाले से मामला हो, लॉकडाउन का इशू हो, या जो एक हादसा पेश आया ईद से पहले प्लेन क्रैश का, उसके बाद भी जो स्टेटमेंट्स आई ख़ास तौर पे सिंध हुकूमत की तरफ से, पीपल्स पार्टी की तरफ से, सवाल बनता है कि इस मौके पर भी क्या ज़रूरत थी इस सियासत की या नहीं। नाज बलोच साहिबा, चले लॉकडाउन या कोरोना वायरस या इससे पहले बहुत सारे इशूज़ ऐसे रहे हैं जिनके ऊपर वफाक और सिंध हुकूमत के दरमियान मामला ख़राब रहा है या कम एक टेंशन रही है। इस हादसे के बाद ये क्यों कहा जा रहा है जी वज़ीर-ए-आज़म कहाँ हैं, वज़ीर-ए-आज़म क्यों नथिया गली चले गए। सोशल मीडिया के ऊपर एक कैंपेन चल रही है, अपोजिशन पूछ रही है, आप पूछ रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पूछ रही है। इसकी वजह क्या है? मतलब मिनिस्टर साहब आ गए, अगर प्राइम मिनिस्टर कराची आ जाते, लवाहिकीन से मिलते, तो फिर भी किसी ने एतराज़ करना था कि जी SOPs फॉलो नहीं हो रहे। वज़ीर-ए-आज़म को क्या ज़रूरत है लोगों को बार बार जाके इतने प्रोटोकॉल के साथ मिलने की, सोशल डिस्टेंसिंग का वक्त है, ये सब करने की क्या ज़रूरत है? तो क्यों एतराज़ हो रहा है? मसला क्या है बेसिकली इस वक्त अपोजिशन का हुकूमत? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये एक ऐसा अनफॉर्चुनेट हादसा था जिसके बाद जो कि खुद PTI का अपना क्राइटेरिया था। ये हुकूमत से पहले कहा करते थे कि फलां मुल्क के अंदर कश्ती डूब गई, वज़ीर-ए-आज़म ने इस्तीफा दे दिया। फलां मुल्क के अंदर ट्रेन का हादसा हो गया, वज़ीर ने इस्तीफा दे दिया। यहाँ पे आपने देखा कि गुज़िश्ता साल ट्रेन के अंदर 70 लोगों की जानें चली गईं और लोग जिंदा जल गए। कौन सी तहकीकाती रिपोर्ट सामने आई, कितने लोग बरतरफ हुए, किस वज़ीर ने इस्तीफा दिया, ये इन्हीं के सेट किए हुए क्राइटेरिया हैं, ये इन्हीं के दावे हैं। ये कहा करते थे ये सारी बातें, और ये PIA को एक मिसाली इदारा बनाना चाहते थे। अब तो इनकी हुकूमत है, अब इनकी जिम्मेदारी है, अब इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अफसोस की बात यह है कि जो तहकीकाती कमीशन और कमेटी बनाई जा रही है इस PIA के हादसे के बाद, उसके ऊपर तो खुद जो लवाहिकीन है उन्हीं का एतमाद नहीं है उस कमेटी के ऊपर, क्योंकि कमेटी जो बनाई जा रही है वो तो सरबराह जो ऑलरेडी PIA के चेयरमैन है उन्हीं के मातहत वो कमेटी काम करेगी, और उन्हीं के अंडर ऑफिसर्स जो है वही इसकी रिपोर्ट बनाएंगे। तो वो क्या रिपोर्टें बनाएंगी? क्या ये कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट नहीं होगा? क्या ये डर और खौफ के अंदर कमेटी काम नहीं करेगी? ये तफ्तीश जो है इसके ऊपर कई सारे सवाल या निशान उठते हैं, ना सिर्फ अपोजिशन के बल्कि उन लवाहिकीन के, उन फैमिलीज के, उन पायलट के, उन पायलट। आइडियली आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए था इस हादसे के फौरी बाद? क्या होना चाहिए था, ये जरा बता। देखिए, पहली बात तो ये है मुनीब, पहली बात तो ये है कि PIA की बात हम इनसे करें
हम इनसे चीनी की बात करें, चीनी चोरी की, हम इनसे जिसकी नाअहली की बात करें, ये शुरू हो जाते हैं मुगलिया दौर पे पहुंच जाते हैं। हम इनसे इनकी बात करते हैं कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से शुरू हो जाते हैं, ये अपनी बात नहीं करते। चंदाना गुलजार साहब, आपने सुन लिया, क्या जवाब है जी? शुक्रिया मुनीब साहब। नाज ने बहुत अच्छे पॉइंट्स उठाए हैं और सबका लॉजिकल जवाब है। आप मुझे इजाज़त दीजिएगा कि मैं इसको पॉइंट बाय पॉइंट एक्सप्लेन करूँ। आपने देखा होगा सबसे पहली बात कि वज़ीर आज़म का नथर दिल्ली जाना या ना जाना, उस पर समा टीवी ने रिट्रैक्शन और अपॉलॉजी प्रिंट कर दी कि ये हमने पुरानी वीडियो दिखाई थी। हाँ, वो तस्वीरों पे की थी, बिल्कुल ठीक है, तस्वीरों पे की थी। जी जी बिल्कुल। दूसरा, अगर आप अगर मेन इशू पे आते क्रैश पे, बिल्कुल नाज साहिबा ने एक बहुत ही दुखती रग पे हाथ रखा है। जब आप एक्सीडेंट की बात करते हैं, हादसे की बात करते हैं, नेचुरली इसको कोई प्लान नहीं करता। जब जहाज उठा लाहौर से और कराची आया, नेचुरली किसी ने तो क्लियरेंस दी होगी ना कि ये क्यों ये जहाज उठने दिया गया। अगर इसमें इतनी ही टेक्निकल फॉल्ट्स थी, दो चीज़ें हो सकती है, या पायलट ने मिसमैनेज किया होगा, वो इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा, और या प्लेन में टेक्निकल फॉल्ट था, वो भी इन्वेस्टिगेशन के बाद ही ब्लैक बॉक्स से पता चलेगा। कमेटी में कौन है कौन नहीं है ये कोई बड़ी बात नहीं है, उसमें वज़ीर आज़म भी आ सकते हैं, 5 और वज़ीर डाल दे, 5 और वज़ीर निकाल दें। जो मेरा सबसे बड़ा गिला शिकवा है, हुकूमत पाकिस्तान कह लें, हुकूमत सिंध कह लें, मैं पीपल्स पार्टी नहीं कहूँगी, पीपल्स पार्टी भी पाकिस्तान का ही हिस्सा है। जिस बात में गिला शिकवा है, और ये पूरा ट्विटर उस दिन भरा हुआ था कि जी अगर ईदी ना होता, जो बाकी वहाँ पे NGOs ना होते, रेंजर्स ना होते, फौज ना होती, हुकूमत सिंध कहाँ थी उस दिन, वहाँ पे किधर था उनका 11 2 रेस्क्यू। तो इसलिए जो सबसे बड़ा सवाल ये निशान उठता है, 18वीं तरमीम के बाद जो अपोजिशन, जो आज अपोजिशन है, वो उस वक्त गवर्नमेंट थी या खुद ही वो लेके आए थे कुछ चीजें। ठीक है, एविएशन एक्सीडेंट था, फेडरल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है, लेकिन रेस्क्यू किधर था जी? वेयर वर योर टीम्स, वेयर वर योर पीपल, वाज योर पुलिस? जो आपके प्रोविंशियल गवर्नमेंट की किधर थी वो तो आपको सारे ही, या फौज नजर आ रही थी, या आपको रेंजर्स नजर आ रहे थे, या NDMA वाले, या ईदी वाले। देखिए, कराची एक लावारिस शहर है और हमेशा से रहा है, इसको कोई इससे ले वापस कोई कुछ देता नहीं। ठीक है, तीसरी बात, चौथी बात, अच्छा वो एक बात मुकम्मल कर लें मुनीब साहब। मैं चीनी पे सिर्फ एक उन्होंने बहुत हमारी हम कराची वाले हैं, हमें तकलीफ पहुंचती है ऐसे अल्फाज जब आप इस्तेमाल करते हैं तो। अच्छा चले जी, कराची अल्लाह के शुक्र लावारिस नहीं है, कराची पूरे पाकिस्तान की बैकबोन है। कराची लावारिस नहीं है, कराची सिंध का दारुल खिलाफा है, सिंध का दिल है कराची। तो खुदा की तरफ से कोई भी आप अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, लोगों की दिल आज़ादी ना करें। अच्छा चले ठीक है, ओके जी जी शंदाना साहब प्लीज। मैं ये कहती हूँ कराची इसलिए लावारिस है कि उससे लेते सब है, उसको वापस कोई कुछ नहीं देता। आप कराची का हाल देख लें, जो सिंध का कैपिटल है, जो पाकिस्तान का 50 से 70% GDP प्रोड्यूस करता है। कराची ऐसे होना चाहिए कि लॉस एंजलिस होना चाहिए। यहाँ पे 3 हुकूमतें किसकी गुजरी हैं, उनसे जरा पूछा जाए। आज ही जो आपकी डेट कमीशन की रिपोर्ट आई है कि तकरीबन 1000 अरब में हम सिर्फ उसका गबन हुआ, 1000 अरब का गबन। और जो बाकी प्रोजेक्ट्स किए हैं पिछली हुकूमतों ने, 26,000 अरब रुपए की, 26,000 उसका निकाल दी डेट कमीशन, जो आपकी कर्जा कमीशन निकला है कि जी पिछली हुकूमतों ने तो माशाअल्लाह से वो कंस्ट्रक्शन किए जो फ्लड में उड़ गई है सारी। कुछ नजर ही नहीं आ रहा। जो कह रहे हमने मोटरवेज बनाई है, सड़कें बनाई है, दुकानें बनाई हैं, तो वो तो कुछ नजर ही नहीं आता। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है इस मुल्क में। मैं ये कहती हूँ कि इतनी कामयाब, चलो हम तो हैं बुरे ना, हम तो हैं नालायक, ये जो इतने कामयाब लोग थे, जो इतने काबिल लोग थे, जो इतने मेहनती लोग थे, जो एक रुपया की बात करें, क्रैश की बात करें, क्रैश की बात करें, ये जो क्रैश हुआ सिविल एविएशन की जो नाकामी थी, जो PIA की नाकामी की बात करें। अच्छा चले ठीक, अच्छा ओके, के खिलाफ शुरू ना करें चार्जशीट। अच्छा चले ठीक है, बट वो आपका हो गया ना। जब भी आप इशू पे बात करते हैं, आई एम वेरी सॉरी, आई डोंट लाइक टू इंटरफियर, लेकिन आप देखिए पूरी बात में शंदाना ने सिंध हुकूमत पे क्रिटिसाइज करने के अलावा कुछ नहीं किया। आप ये बताएं कि एक जहाज जो है जिसमें फनी खराबी थी, जिसका एक इंजन काम नहीं कर रहा था, उसको कैसे उड़ने दिया गया? क्या ये सच नहीं है कि जब भी हम कराची से नहीं ठीक है, अच्छा वो उन्होंने देखिए उन्होंने कहा कमेटी के अंदर 4 लोग डाल दें, 5 लोग निकाल दें, ठीक है ओके ठीक है, बट उन्होंने रेस्क्यू के ऊपर सवाल उठा दिया। बात करें कि जब जहाज मॉनिटर हो रहा होता है, ये रेस्क्यू, देखिए रेस्क्यू तो बात की बात है, पहले
हादसा क्यों पेश आया, उसको छोड़ के आप रेस्क्यू पे आते हैं। ये तो हम भी आपसे कह रहे हैं कि काश सिविल एविएशन 15 मिनट पहले बता देता, रेस्क्यू टीम्स बर्वक्त पहुंचती। और मैं आपको ये भी जवाब देती चलूं कि कराची में जो अमन फाउंडेशन है और जितने भी यहाँ पे इदारे काम करते हैं उनके साथ सिंध गवर्नमेंट की सपोर्ट है। अच्छा चलें, ठीक है, ओके, एक मिनट नाज बलोच साहब रुक जाइएगा, हमने किए हुए हैं, ठीक है। आपने बड़ा डिटेल में जवाब दे दिया, मेरे पास इतना वक्त नहीं है, मैंने बुखारी साहब से बात करें मैंने, ठीक है, वो बजाय अपने सवाल का जवाब देने के सिंध हुकूमत के ऊपर तनकीद करते हैं। ये इस तरह अच्छा मैं, ठीक है, शंदाना साहब एक जवाब दे दे। नाज बलोच साहब हो गया, एक्चुअली मुझे सिर्फ शंदाना बीबी से एक जवाब ले लेते। शंदाना साहब, वज़ीर आज़म इलेक्ट होने से पहले कहते रहे हैं कि कोई हादसा हो, कोई जिम्मेदारी लेनी चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए, बातें अपोजिशन भी अभी नाज बलोच साहब ने भी कही। क्या ऐसा नहीं होना चाहिए था? किसी को ऑलरेडी उनका ख्याल है कि स्टेप डाउन कर देना चाहिए था, सीईओ को कर देना चाहिए था, मिनिस्टर को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी। क्या जवाब है इसका, येस और नो में, या कोई मुख्तसर सा जवाब? मैंने शुरू में ये बात कर दी, प्रॉबली मेरे मेहमानों ने, आपके मेहमानों ने बात सुनी नहीं, कि देखिए दो बातें होंगी जब ये इन्वेस्टिगेशन होगी, दो बातें निकलेंगी। पहली बात ये होगी कि यह जहाज में फनी खराबी थी और उसके बायस किसी ना किसी को रिजाइन करना पड़ेगा, या दूसरी बात ये निकलेगी कि पायलट का कोई एरर था और पायलट की ऑलरेडी आपको पता है जो क्रैश में हुआ उनके साथ, आप क्या सजा देंगे? हाँ, नहीं वो तो कोई हमें अनफेयर स्टेटमेंट देनी भी नहीं चाहिए। बिल्कुल, अगर फनी खराबी निकलती है, अगर PIA की निकलती है, अगर जिन्होंने क्लियरेंस इस जहाज को फ्लाइट की, जिसने क्लियर किया, फिर वो मिनिस्टर होता है, CE होता है, जो भी होता है, नेचुरली वो रिजाइन करेगा। बट आप इवेंट कैसे रेजिग्नेशन मांगते हैं किसी से? एंड जस्ट टू क्लैरिफाई दिस पॉइंट, हमारा वाहिद काबीना है जिससे लोग निकाले भी गए हैं, लोग रिप्लेस भी किए गए हैं, लोग नए भी लाए गए हैं, और उसी पे अपोजिशन तनकीद कर दी कि आप तो हर महीने लोग बदलते हैं। इसके ऊपर भी हम दोनों, बिल्कुल ठीक है, इसके ऊपर भी हम डिबेट कर सकते हैं। बट मैं जरा सलीम बुखारी साहब के पास आऊँगा। जी, गुजारिश ये है कि जब भी कभी इस किस्म के हादसा होते हैं, चाहे वो रेलवे के हों, चाहे वो जहाज़ों के हों, इस्तीफ़ा कभी भी इन्वेस्टिगेशन के बाद नहीं आता, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। इस्तीफ़ा हमेशा उस वक्त दिया जाता है जब कोई हादसा होता है। पूरी दुनिया की तारीख उठा के देख लीजिए, हमारे कंटेम्प्रेरी मुल्क में देख लीजिए। अगर आपको याद होगा जो रेलवे का हादसा हुआ था इंडिया में, तो कौन मिनिस्टर था उसका, लालू प्रसाद साहब, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था। हमारे यहाँ इमरान खान साहब ने ये रवायत डाली कि जिस भी मिनिस्टर की, किसी वजीर की नाअहली हो, उसको फौरी तौर पर इस्तीफ़ा देना चाहिए। कंटेनर्स पर खड़े होकर शहरों के बड़े बड़े इजलास से उन्होंने कोई कम अज़ कम 200 मरतबा ये बात कही है, तो उसके ऊपर उन्हें खुद भी पूरा उतरना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन के बाद कोई रेजिग्नेशन नहीं होते। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि जो हादसा है उसके ऊपर सियासी पॉइंट स्कोरिंग का मुझे कलक है, मुझे दुख है इसका कि इसको सिंध और सेंटर की सियासत में जो है वो डाल दिया गया, बजाय इसके कि इसको फौरी तौर पे रिएक्ट किया जाता। अभी भी आप देख रहे हैं जितनी भी प्रोजेक्शंस हैं, कोई कह रहा है कि नाअहली थी जहाँ से जहाज़ उड़ा, क्योंकि उस जहाज़ के बारे में लेटर्स सामने आ चुके हैं, सोशल मीडिया भरा पड़ा है उससे, वायरल हुए हुए हैं कि उसके पुर्जों के लिए डिमांड बहुत देर से चल रही थी, बल्कि कई महीनों से चल रही थी। फिर ऐसे जहाज़ को उड़ने के लिए फिट किसने करार दिया, वो जिम्मेदार है। फिर जो इसका सरबराह है वो जिम्मेदार है, फिर जो इसका वज़ीर है वो जिम्मेदार है। तो मेरे ख्याल से PTI को अपनी इस खुद साख्ता रवायत पर कायम रहना चाहिए कि जहाँ नाअहली हो उन लोगों को पहले आप हटाएंगे नहीं जब तक, तो कैसे तवक्को करते हैं आपके एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी रिपोर्ट आपके सामने आएगी। अगर उसकी इंक्वायरी PIA के चेयरमैन ने करनी है, तो वो मुझे बताइए, वो कैसे कहेगा कि मेरे नीचे 4 डिपार्टमेंट जो है वो नाअहल हैं? कि खुदा के वास्ते सियासत की नज़र करने की बजाय आप लोग इसको नेशनल लेवल पर डील कीजिए। नेचुरल कैलेमिटीज़ और इस किस्म के बड़े एक्सीडेंट और हादसे जो हैं वो कभी भी पॉलिटिकल बयानबाजी के साथ सॉल्व नहीं होते हैं। दूसरी बात ये, एक सवाल और छेड़ा गया था यहाँ पर कि इमरान खान साहब कहाँ हैं। देखिए, इमरान खान साहब जिस पॉपुलर वोट पर तशरीफ़ लाए थे, उसका तकाजा ये है कि जब कभी भी कौम किसी मुसीबत का शिकार हो, कोई नेचुरल कैलेमिटी आए, ही शुड सरफेस, उन्हें मंजरनामे पर नजर आना चाहिए। यही दुनिया की रवायत है और यही लोगों को पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर या पॉपुलर प्रेसिडेंट बनाती है। अब अगर इस हवाले से जवाब इसके बीसीओ पेश किए जा सकते हैं, लेकिन असल बात यह है कि इमरान खान साहब को इस पे सरफेस करना चाहिए था। इट हैज़ ऑलरेडी बिन लेट। दूसरी बात, एक और बात जो मैं अर्ज करना चाहता हूँ, अगर मुझे आप इजाज़त देंगे, वो ये है कि ये 18वीं तरमीम का शोशा हर मामले में खुदा के वास्ते न लेके आए।
अब इस पर बहुत वक्त ज़ाया हो चुका है। कॉन्स्टिट्यूशन को छेड़ के और उससे पंगा करने का नतीजा हम अपनी तारीख में एक बार भुगत चुके हैं। एक ऐसी चीज़ जो कंसेंसस के साथ उस वक्त तय हुई थी। हम जिस किस्म के क्राइसिस का शिकार हैं, चाहे वो पेंडेमिक है, चाहे वो हिंदुस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात हैं, ऐसे दौर में इस किस्म के पंगे अगर हम करेंगे तो एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा और उसके नतीजे में एक कौम फर्दर डिवाइड होगी जिसको हम अफोर्ड नहीं कर सकते। अच्छा ठीक, चले इमरान खान साहब का मौक़िफ़ के ऊपर है जो फरमाते हैं। बहरहाल मैं नाज़ बलूच साहबा का, शंदाना गुलजार साहबा का और जनाब सलीम बुखारी साहब का शुक्रिया अदा करूँगा प्रोग्राम के सेगमेंट में। आज का प्रोग्राम आपने देखा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।